बच्चों, हम लोग प्री बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं साइंस का। उसमें 15-16 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी नहीं है। फर्स्ट पेज में आपके पास प्री बोर्ड का पेपर होगा, जिनके पास नहीं है मैं आपको बता देती हूँ, वो उसमें साइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। CBSE की साइट पे भी मिल जाएगा। चलो, ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने बोला है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। मतलब कि जो जनन भाग होते हैं एंजियोस्पर्म के, वो फ्लावर में ही होते हैं, ऑब्वियसली फूल में ही होते हैं। अ फ्लावर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन्स हो गए और पिस्टल हो गए। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो मेल के होते हैं, जैसे स्टेमन है एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, और जिसमें अंदर जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स मतलब जो रिप्रोडक्शन करते हैं। व्हेन अ फ्लावर कंटेन्स ईदर स्टेमन्स और पिस्टल देन इट इज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर मेल या फीमेल में से एक ऑर्गन हो तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एक लिंगी। व्हेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, और अगर दोनों होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। उभयलिंगी कहते हैं उसे। स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो स्टेमन्स होते हैं उनको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, और उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसे परागकण और परागकोश कहा जाता है। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वर्तिकाग्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और सेंटर ऑफ द फ्लावर में होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल इफ़ इट हैज़, यूनिसेक्सुअल है तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी, तो आप क्या लिखोगे? वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है आइदर स्टेमन और पिस्टल, ठीक है। फिर उन्होंने करेक्ट सीक्वेंस मांगी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फ्लावरिंग पार्ट्स में। तो इसमें जो सही ऑप्शंस है, पहले देखो गैमीट्स होते हैं हमेशा, गैमीट के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर सीडलिंग बनता है, ठीक है। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट हमारा इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन थ्रू द कार्पल ऑफ द फ्लावर जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले इन्होंने दिया हुआ है, फीमेल एंड मेल दोनों इसमें पार्ट्स हैं, गैमीट्स हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वेयर विल बी दी मेल एंड फीमेल गैमीट बी जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले मेल और फीमेल गैमीट कहाँ होंगे? तो ई और डी में होंगे। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर दिस, ई एंड डी, ठीक है। ये तो देख के ही पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि कंपेयर द गिवन डायग्राम इस, एक इन्होंने ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है और एक हमारा इन्होंने फ्लावर का दिया हुआ है। तो उन्होंने ये पूछा है कि आंसर वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। देखो भाई, फ्लावर में कहाँ होती है? ओवरी में। और ह्यूमन में कहाँ होती है? ओविडक्ट में। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है इन द गिवन डायग्राम PQRS। अब देखो P क्या है? स्टेमन है। P जो है वो क्या है? स्टेमन है, ये देख लो, ठीक। और Q जो है वो क्या है? सेपल है। Q देखो, ये सेपल है, ठीक। R क्या है? ओवरी है। R जो है ये ओवरी है। और S क्या है? S क्या है हमारे पास? स्टिग्मा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। ये हिंदी मीडियम का है क्वेश्चन। अभी इसका हम लोग इंग्लिश मीडियम पे ले लेते हैं, हिंदी मीडियम में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। जिन बच्चों ने जो गलतियाँ करी हैं वो मैच कर लीजिए जिन्होंने प्री बोर्ड दिया है, ठीक। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कहाँ कमी है और आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 18, लाइट कैन बी examined entirely from its source when light passes from one medium in any other medium, say air, a glass or water, then a part of the light is absorbed by the particles of the medium preceded by its subsequent radiation in a particular direction। मतलब जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो क्या होता है, एक पार्ट जो उसका होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मीडियम के पार्टिकल से, ठीक है। और उसके बाद उसकी रेडिएशन होती है। रेडिएशन मतलब रेडिएट करती है, वो एक जगह में चली जाती है। दिस फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। भाई स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना। द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। अब कितनी वो फैलेगी, कितनी वो स्कैटर होगी, ये डिपेंड क्या करता है? पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
एंड दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट, की लाइट की वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ओके। शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रिक्वेंसी स्कैटर मोर, अगर वेवलेंथ शॉर्ट है और फ्रिक्वेंसी हाई है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, राइट। तो अब इन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम करते हैं। विच फिनोमिना इज़ बीइंग शोन हेयर, यहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, ये एक ड्रॉप में गिर रही है और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इंद्रधनुष बन रहा है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर दिस फिनोमिना। अब रेनबो बनने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज़ ये कि सन हमारे बिहाइंड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इट शुड हैव रेन, बारिश तो होनी चाहिए एंड सन भी होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन आ जाएंगे ना हमारे पास। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चे क्या करते हैं, वो सन देखा, ओ ये ठीक है, ये कर दिया, फिर दूसरा देखा, बेटा आप सारे ऑप्शंस पढ़ो, उनमें से जो दी बेस्ट है वो ऑप्शन आप क्लिक करो, ठीक है। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट कलर बी एट नंबर 1 and 2। देखो भाई, वॉयलेट और रेड क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो किसका होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 1 जो है ये, ठीक, और 2 है ये, तो ऑब्वियसली विल गो विद ऑप्शन नंबर सी कि फर्स्ट जो है वो वॉयलेट होगा और रेड होगा दूसरा नंबर, अकॉर्डिंग टू देयर स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। जो ये डिस्पर्जन हो रहा है बेसिकली, ये कौन सा इफेक्ट है, ये जो डिस्पर्जन हो रहा है ये हमारा कौन सा इफेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और इससे क्या बनता है, विबग्योर, क्या बनता है, विबग्योर, तभी तो हमें रेनबो कलर्स नज़र आते हैं ना। नेक्स्ट है, द फिनोमिना विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ये जो फिनोमिना हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो फिनोमिना हो रहा है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। दो चीज़ें हो रही है इसके अंदर, एटमॉस्फेरिक से रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। ये रहा, पहले रिफ्रैक्शन हुई और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्शन हुई, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हिंदी मीडियम का है, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट ऑर्डर्ड अ नेशन वाइड लॉकडाउन फॉर 3 weeks फ्रॉम 25 मार्च, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कोविड को। The lockdown has been extended a few times to date with a gradual relaxation. It had a significant impact on the electricity demand due to reduction in the commercial and industrial activities. भाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। The all India electricity consumption dropped by 22% in the first week of lockdown as compared to the peak of the previous week. मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑब्वियसली डिक्रीज हो गई, फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद हो गई। In the initial lockdown period, the daily electricity consumption was 25 to 30% लोअर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन 2019। मतलब 2019 में जो वैल्यू थी उससे काफ़ी 25 to 30% ये नीचे गिर गई, ठीक है। दी रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑन द अदर हैंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव इंक्रीज। लेकिन लोग घर पे रहने लगे तो ऑब्वियसली तो घर की जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई, राइट। तो ये इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, अब हमने उसी को देखकर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। What is the probable reason of the fluctuation in electricity consumption in 2020 as compared to 2019? तो इसका जो हमारा पहला इन्होंने रीज़न दिया हुआ है वो ये दिया है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम हो गई और लोग ज़्यादातर घर पे थे, तो ये दोनों चीज़ें आ गई ना, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। तो इंस्टेड ऑफ मार्किंग फर्स्ट एंड सेकेंड विल मार्क सी ऑप्शन, राइट। फिर सेकेंड है हमारा, इन्होंने ये अप्लायंस दिया हुआ है कि सीलिंग फ़ैन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है। अब इतने वॉट इसमें यूज़ हो रहे हैं, ये लिखे हुए हैं, इतने आवर्स हैं और इतने किलो वॉट पर मंथ है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि विच फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट इन वॉट। तो मतलब वॉट जो है वो किसका यूनिट है, वॉट हमारा किसका यूनिट है, पावर का, शक्ति का, ठीक है। तो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड। यहाँ पे जो एक यूनिट है वो किसके बराबर है, यहाँ पर जो एक यूनिट होता है बेटा वो है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी कंजम्पशन हुई है तो वो यूनिट किसके बराबर है हमारा 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाय, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है P इंटू टी। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है एक 4 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको कि 220 वोल्ट मतलब वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि एनर्जी कितनी होगी 2 आवर्स में। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमें पता चला P इंटू टी होता है। तो पावर कितनी दी हुई है यहाँ पे 4 और टाइम कितना दिया है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने ये दिया है कि इसको पढ़ना है, निम्नलिखित को पढ़िए और उनमें से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। मुझे लगता है इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो मुझसे मिस हो गया है फ़ोटो क्लिक करते हुए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20, यस, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है, यही वाला टेबल दिया हुआ है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो ये है अम्लीय का मतलब होता है एसिडिक, ठीक है, और उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल, और क्षारीय मतलब होता है बेसिक, इतना तो आपको पता है। तो इन्होंने ये बताया है कि इन जनरल पानी जो है वो द pH लेस देन 7 इज़ कंसिडर्ड एसिडिक। भाई जो 7 से कम है वो एसिडिक है, जो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक है। द नॉर्मल रेंज फॉर pH इन सरफेस वाटर सिस्टम इज़ 6.5 टू 8.5। इन्होंने बोला है जो नॉर्मल pH है वाटर का वो 6.5 से 8.5 है एंड ग्राउंड वाटर का 6 टू 8.5 है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि pH ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 7 होता है, बट अगर उसको एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोज कर दी जाए तो उसका 5.2 हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा ये है कि वाटर जिसका pH 8.5 से ज़्यादा है वो ये इंडिकेट करता है कि वाटर हार्ड है, ठीक है। वो क्या इंडिकेट करता है, वाटर हार्ड है। और हार्ड वाटर डज नॉट पोज अ हेल्थ रिस्क बट कैन ऑल्सो कॉज एस्थेटिक प्रॉब्लम्स। अब हार्ड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं करता, लेकिन मतलब एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ड वाटर आपको मालूम होता है पीने में भी इतना टेस्टी नहीं होता है, ठीक है। तो ट्राई करते हैं इन क्वेश्चंस को। द pH स्केल इंडिकेट्स, बड़ा जनरल है, अगर मतलब आपके पास पैराग्राफ नहीं भी है ना तब भी आप जवाब दे सकते हैं। जो pH स्केल है वो क्या इंडिकेट करता है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। pH स्केल जो है वो क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है ना। तो फिर हम उसी के साथ जाएंगे कि विल गो विद द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर सी। अब उन्होंने बोला है द सब्सटेंस इज एसिडिक व्हेन इट्स pH लाइज बिटवीन दिस रेंज। सभी बच्चों ने जिनके पेपर्स मैंने चेक करे हैं सब ने 0 to 7 लिखा है बेटा। जो एसिडिक तभी होगा जब उसकी रेंज 1 to 7 होगी, नॉट 0 to 7। आई थिंक ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स हैव डन राइट, बाकी सब लोगों ने गलत करा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर। तो जो pH वैल्यू है रेन वाटर की अप्रॉक्सीमेटली कितनी है 5.2। हार्ड वाटर का कितना है अभी मैंने बताया, क्या है ग्रेटर देन 8.5, ठीक। अब इसका ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ये कॉमन लिक्विड्स दिए हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अब बताओ, इसमें से तो बिल्कुल ही तुम्हें दिख रहा है, कॉफ़ी हो गई, मिल्क हो गया, प्योर वाटर, सी वाटर हो गया, तो विनेगर जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें एसिडिक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम, बाकी हम कल करेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपको CO2 प्लस 12H2O को अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये पूरा कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि भाई हाउ डू द डेजर्ट प्लांट्स परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो वो होते हैं डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। देखो भाई फोटोसिंथेसिस तो हमेशा दिन में ही होगा बिकॉज दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये बात तो तय है। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो अपने स्टोमेटा खोलते हैं रात को और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तब लेते हैं, ठीक है। उनके स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स। वो अपने सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं जब तक कि अंटिल द सन कम्स आउट, जब तक सन आता है। एंड दे कैन कैरी ऑन विद द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम, और वो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ही करते हैं। अब कुछ बच्चों ने लिखा है फोटोसिंथेसिस रात को होता है। बताओ भाई जब सनलाइट ही नहीं होगी तो कहाँ से होगा फोटोसिंथेसिस। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा लिया है, ठीक है। आप कहते हो तो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका ये जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्यों मुश्किल होता है भाई? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ होती हैं, उनको ग्रेटर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, तो उनमें थोड़े ना डिफ्यूजन से गुजारा हो सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको जो है वो उनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कम होती है और उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता है, क्योंकि उनके सारे सेल्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की नीड्स भी ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं ऑक्सीजन की भी, इसके लिए उनका गुजारा भाई डिफ्यूजन से, विसरण से नहीं होता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वाई डू हर्बीवोर्स हैव लार्ज एंड दिस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स दैन दी कार्निवोर्स? अच्छा, जनरली बच्चों ने इसमें ये लिखा है कि शाकाहारी भोजन को पचाना बड़ा इजी होता है, मांसाहारी भोजन को। अरे भाई, मेन बात ये है कि जो शाकाहारी, जो घास वाला खाना होता है उसमें सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कौन सा आपको मालूम है? कैसा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको कि तभी हजम किया जा सकता है जब हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स प्रेजेंट हो, और वो एंजाइम्स जो हैं वो जैसे गाय, भैंस, बकरी इनमें होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। कार्निवोर एनिमल्स के अंदर वो एंजाइम होते ही नहीं है, जिसको क्या कहते हैं? सेल्यूलेस। क्या कहते हैं? सेल्यूलेस। तो जब वो सेल्यूलेस एंजाइम ही नहीं होगा तो वो मांसाहारी को ज़रूरत ही नहीं है ना फिर, मतलब मांसाहारी के पास उसको लॉन्ग इंटेस्टाइन की ज़रूरत है ना, क्योंकि उनके अंदर जो है सेल्यूलेस नहीं होता, तो उनकी इसलिए इंटेस्टाइन लंबी होती है ताकि वो खाने को पचा सकें, डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है जी, चलो जी। अब एक है CO2 का, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मांगा है। तो CO2 का आपको मालूम है, C जो है एक दो, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको मालूम है ना 2 6 होता है, कार्बन का 2 4 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 डाले हैं, यहाँ पे 6 डाले हैं, ठीक। अब ये वाला जो है ये 8 हो गए, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी हो गए 8, ठीक। और ये वाले भी 8 हो गए, तो ये ऐसे आ जाएगा, राइट। अभी जगह कम थी ना तो मैंने कम्प्लीटली नहीं बनाया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये है, नहीं तो इथीन का लिखना है, इथीन का भी आपके लिए इजी है। इथीन में भी क्या है, इथीन का अगर लिखना है तो C ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो कार्बन आएंगे ये रहे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे कार्बन का एक, कार्बन का ये हो गया ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला हो गया कार्बन का, फिर उसके बाद, एक मिनट मैं दोबारा ही बना देती हूँ, कार्बन के C2H4 है ना, तो इसको ऐसे बनेगा ये, और उसमें पूरी की पूरी आपको वैलेंसी दिखानी है। ये जैसे ये कार्बन हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, राइट। तो ऐसे करके आपने दिखाना है। तो ये हमारे हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के और इथीन के C2H4 के, ठीक है। 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है आयनिक कंपाउंड्स की, तो कोई भी लिख सकते हो। आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पानी में भी सॉल्युबल होता है, तो ये लिख सकते हो, ठीक। तो ठीक है, आज 24 क्वेश्चन तक ही करेंगे, बाकी 25 टू बाकी जो रेस्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। कोरोना भी काफ़ी तेज़ फैल रहा है, घर पे रहिए, मास्क पहने रखिए और सैनिटाइज़ करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।